नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज मीडिया से दूसरी बार सीधे तौर पर संवाद कर रहे थे। आयोजन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर। तो देखिए, सम्राट चौधरी ने केवल सुनाया नहीं, केवल मोदी सरकार या बिहार सरकार का प्रशस्ति गान नहीं किया, पत्रकारों को सीधे तौर पर सवाल पूछने का मौका दिया। और यह अच्छी बात है, क्योंकि हमें लगता है कि पिछले 8-9 वर्षों में मुख्यमंत्री से सवाल तो नहीं ही पूछे जा रहे थे। और इस बार 1 टू 1 सीधे सम्राट चौधरी मुखातिब हुए और उन्होंने सरकार की नीतियों के बारे में, सरकार की कार्य योजनाओं के बारे में और सरकार क्या सोच रही है, लोगों के सवाल क्या है, इस पर उन्होंने विस्तार से सब कुछ बताया। और सबसे बड़ी बात देखिए, यह सवाल तो मेरा ही था, जिस बात को लेकर बिहार में बहस चल रही है कि दीपक प्रकाश कैसे मंत्री बने हुए हैं। तो सम्राट चौधरी ने, मुख्यमंत्री ने कहा कि वह 5 महीने 29 दिनों तक मंत्री बने रह सकते हैं। अपना उदाहरण दिया, 5 महीने 28 दिनों तक मैं स्वयं था। तो पहली बात उन्होंने यह कही। और दूसरी बात, शराबबंदी पर बहुत सारी बातें हुई। उन्होंने कहा शराबबंदी खत्म नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती है। जनभावना के खिलाफ कौन जाने की हिम्मत करेगा। जमीनी हकीकत को वे जानते हैं, यह मानते हैं कि पुलिस वाले मोटे हो गए और यह भी स्वीकारा कि देखिए, आजकल पुलिस वालों की कमाई इतनी बढ़ गई है कि थाने में कोई 1 साल रह लेता है तो फिर उसके बाद पूछिए मत। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देखिए, कोई ऐसा मॉडल नहीं निकाला जा सकता है कि क्लब में, होटल्स में लोगों ने कहा कि निवेश कैसे आएंगे, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी, राम और रम की बात तक हुई। तो सम्राट चौधरी ने कहा कि ना 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 ना, ये तो नहीं। तो आगे भी कई बातें हुई है। पहले दीपक प्रकाश और शराबबंदी खत्म नहीं होगी। उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया, वित्तीय संकट इतना नहीं है, ठेकेदारों को पैसे मिलेंगे। उन्होंने कहा 1500 करोड़ रुपए आज की तारीख में ट्रेजरी के पास बिल थे, उनके भुगतान का आदेश उन्होंने दिया है। तो देखिए, यह ठेकेदारों के लिए अच्छी बात है कि सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि पैसे मिलेंगे। और उन्होंने इस संकल्प को दोहराया कि 50 करोड़ रुपए तक के ठेके बिहार के संवेदकों को ही प्राप्त होंगे। यदि वह L3 होगा तब भी, यदि वह L1 के रेट पर काम करने को तैयार होगा, L1 L2 यदि बाहर के होंगे, तो L3 यदि बिहार का संवेदक है तो काम उसको मिल जाएगा L1 की रेट पर। तो दीपक प्रकाश, खबर यह भी आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा भी थोड़े आश्वस्त हो गए हैं। तो सम्राट चौधरी ने एक नया संवाद शुरू किया है और कहा है कि आगे भी वह संवाद करते रहेंगे। यह अच्छी शुरुआत है। तो दीपक प्रकाश, शराबबंदी और सरकारी संवेदक, पहले इस पर, फिर आते हैं शिक्षा पर भी बातें हुई है, पिंडदान पर भी बातें हुई है। अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, अभी के समय में तो सबसे बड़ा जो राजनीतिक मुद्दा है वो यही है कि उपेंद्र कुशवाहा एक मजबूत नेता हैं जो एनडीए के घटक दल का एनडीए का घटक दल है, जिनके 4 विधायक हैं, उनको राज्यसभा दिया गया है और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, महत्वपूर्ण नेता हैं गठबंधन में। तो उनको किस तरह से साथ लेकर के चलना है, ये देखिए, गठबंधन को अगर चलाए रखना है तो संबंधों में खटास नहीं आनी चाहिए। ये हो सकता है कि आज कोई आदमी अगर किसी जबरदस्ती आप रखते हैं, कोई ऐसी बात करते हैं जो उसके स्वाभिमान के अनुकूल नहीं हो तो सकता है कि आज भी आपके साथ रहे, लेकिन समय आने पर उससे आपको नुकसान हो सकता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। तो उपेंद्र कुशवाहा को एक अच्छे मतलब सद्भाव के साथ एनडीए में रहें, ये उनके लिए भी जरूरी है और एनडीए के लिए भी जरूरी है। वो कैसे सुनिश्चित होगा, ये एक बड़ा सवाल है। आज के तारीख का सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल यही है कि वो कैसे सुनिश्चित होगा। कि अब अभी का समय तो निकल गया, जो एकदम स्ट्रेट वे था, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो रास्ता था वो ये था कि 9 सीटों की वैकेंसी थी, उसमें से 1 सीट आप दे देते दीपक प्रकाश को, वो अपना मंत्री बने रहते। और ये हर व्यक्ति जान रहा है, सम्राट चौधरी भी जान रहे हैं, सरकार भी जान रही है, उपेंद्र कुशवाहा भी जान रहे हैं कि दीपक प्रकाश का मामला ऑलरेडी उलझा हुआ है, कोर्ट में भी गया हुआ है। हो सकता है कि कानूनी उस तौर पर उनको उतना कोई झटका अभी नहीं लगे, लेकिन एक सवाल तो खड़ा हो ही गया ना कि पहली बार जब वो इतने दिनों तक बिना किसी सदन के सदस्य बने मंत्री रहे, तो फिर उसी सदन में
दोबारा उनको कैसे शपथ दिलाई जा सकती है? और क्या हम्म। दोनों टर्म मिला करके कोई ऐसी व्यवस्था है कि दोनों टर्म मिला करके अगर एक ही विधानसभा में एक व्यक्ति 2 बार शपथ लेता है मंत्री की अलग अलग समय में, तो दोनों मिला करके भी क्या 6 ही महीने होने चाहिए हैं, या दोनों अलग अलग 6 महीने का कार्यकाल हो सकता है? ये बिल्कुल। संविधान के प्रावधान की व्याख्या का मामला है, जो अदालत जी। व्याख्या करे। तो हम्म। ये एक मामला उलझा हुआ था, इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता था कि आप उनको बना देते। अब नहीं हम्म। बनाया गया है तो क्या रास्ता हो सकता है? नहीं हम्म। बनाया गया, इसके बावजूद दीपक प्रकाश ने इस्तीफा नहीं दिया। ये उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति के प्रतिकूल है। उनका जो आचार व्यवहार रहा है अब तक, जिस तरह की वो राजनीति करते आए हैं, हम लोग बार बार कहते रहे हैं कि वो एक मोरालिटी की, एक वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करने वाले नेता हैं। वो छोड़ देते हैं, राज्यसभा छोड़ दी और एमएलसी छोड़ दिया। इसके जी। बावजूद उन्होंने इस्तीफा अगर बेटे का नहीं कराया है, तो क्या कहीं से कोई गुंजाइश है, कहीं से हम्म। कोई संभावना है, कहीं से कोई आशाजनक समाचार उनको मिला है? इस बात की संभावना है। उनके आसपास के लोग और वो खुद भी आश्वस्त, जैसा आपने कहा, कि दिख रहे हैं, लेकिन ये हम्म। कहा जा रहा है कि अभी भी संभावना है। अभी इस बिल्कुल। टर्म में जो दोबारा उन्होंने शपथ ली है, उसके तो अभी 1 ही महीने पूरे हुए हैं। 7 मई को मंत्रियों की शपथ हुई थी, आज हम लोग बात कर रहे हैं 12 जून को। तो ये अभी 1 ही महीने हुए हैं। तो क्या हम्म। 5 महीने में, अगले 5 महीने में कोई गुंजाइश है? ये देखना होगा। अगर सम्राट चौधरी ने कहा है कि वो मंत्री बने रहेंगे 5 महीने 28 दिन तक, तो पांच 29 दिन महीने तक। 29 दिन तक, तो 5 महीने जी। 29 दिन तक क्यों बने रहना है? अगर ये बिल्कुल। निश्चित है कि छठे महीने 5 महीने 29 दिन पर इस्तीफा देना ही है, तो अभी हम्म। ही दे देना चाहिए। बिल्कुल। ऐसी कौन सी बात है कि अगले 4 महीने में, या चार, हम्म। अभी 1 महीना 5 दिन हो गया उनको, तो अगले 4 महीने 25 दिन में ऐसा क्या उनके पास जादू की छड़ी घुमाने वाली है जिससे बिहार के पंचायती राज विभाग की तस्वीर बदल जाएगी और वो हम्म। छोड़ देंगे तो दूसरा व्यक्ति वो काम नहीं कर सकता है? और अब बिल्कुल। एक बार जब मंत्री ले रह लिए, 2-2 बार मंत्री पद की शपथ हो गई, तो पूर्व मंत्री लिखे जाएंगे, हटेंगे तब, चाहे अभी हट जाए या 5 महीने 28 दिन पूरा करके हटे। तो जी। 5 महीने 28-29 दिन की जो सीमा सीमा है 29 दिन की, उस दिन तक रखने का क्या कारण है? इसके पीछे क्या सोच है? हम्म। क्या ये सोच है कि सब उनके उपेंद्र कुशवाहा के लोगों तक, उनकी पार्टी और उनके समर्थकों तक ये मैसेज नहीं जाए कि उनको दीपक प्रकाश को जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती हटाया गया है? ये मैसेज बिल्कुल। तो तब भी चला जाएगा, चूंकि उनको विधान परिषद की सदस्यता नहीं मिली है। तो हम्म। या कोई ऐसा उपाय है जो हम आप अभी नहीं देख पा रहे हैं? अगले 5 महीने में कोई ऐसा घटनाक्रम होने वाला है? और उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कह दिया है कि विलय नहीं करेंगे। वो और साफ इस है वो। बात को, हाँ, उन्होंने कह दिया विलय नहीं करेंगे। और यह बात तो देखिए बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा है कि वो अपनी पत्नी को इस्तीफा कराने और वहां उपचुनाव हो। यह तो बहुत ही जोखिम भरा है। फिर कोई रिक्ति दिखाई नहीं पड़ रही है, यह भी बड़ी बात है। तो फिर हाँ, रास्ता कहाँ पे निकलेगा, यह भी समझने की बात है। ये और यदि यही एक सम्राट चौधरी कह रहे हैं तो इसका मतलब अमित शाह और नितिन नवीन ने कहा है। बिल्कुल, तो यही यक्ष प्रश्न है कि अगले 4 महीने में या 4.5 महीने में ऐसी कौन सी चीज होने वाली है जिससे जिससे इतनी उम्मीद जगी है कि रास्ता निकल जाएगा? हम्म। क्या रास्ता निकल जाएगा, ये समझने की बात होगी। चूंकि ये तो आपने, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि वो इलाका काफी वल्नरेबल है, जी। काफी वल्नरेबल है वो इलाका। और अभी हम लोगों ने एमएलसी के चुनाव में देखा, राधाचरण सेठ के बेटे कन्हैया प्रसाद के हारने का घटनाक्रम हम लोग के सामने है। तो हम्म। ये स्थिति अभी अभी वो रास्ता नहीं हो सकता है। तो क्या रास्ता होगा? कौन सी ऐसी चीज है जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं और जिसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी दोनों आश्वस्त है? तो हम्म। ये एक समय के साथ हम लोग इसको डिकोड करेंगे। लेकिन ये हमेशा मानना चाहिए कि नेताओं की आस्तीन में हमेशा कुछ पत्ते होते हैं, उनकी स्लीव्स में कोई ना कोई कार्ड हमेशा होता है। और बिल्कुल। देखिए, भारत सरकार है, बिहार सरकार है, तो सरकार के पास बहुत सारी चीजें होती हैं देने के लिए, ऑफर हम्म। करने के लिए। और कोई जी। कुछ भी छोड़ करके आ जाता है। ज्ञानेश्वर जी, हम लोग तो अभी बंगाल की देख रहे हैं ना हालत, किस तरह से राज्यसभा के एमपी लगातार इस्तीफा दे रहे हैं, लोकसभा के एमपी कैसे छोड़ रहे हैं, विधानसभा के लोग कैसे छोड़ रहे हैं। तो हम्म। क्या स्थिति होने वाली है? अब हम एक बिल्कुल। किस्सा आपको बताएं जो उनका हुआ था अपने अभिषेक सिंघवी का। क्या वैसा कुछ हम्म। हो सकता है क्या? बिल्कुल। जैसे बिल्कुल। अभी एक जो, जब अभिषेक सिंघवी चुनाव हार गए थे हिमाचल प्रदेश का, और वो बड़ा दिलचस्प, 6 लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी कांग्रेस की। जी। कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी और हर्ष महाजन और अभिषेक सिंघवी दोनों का वोट बराबर बराबर हो गया। तो हम्म। ये पहला ही मौका था, हमको लगता है, जहां राज्यसभा का चुनाव लॉटरी से किया गया। लॉटरी बताइए। लिख बिल्कुल। के डाला गया और जी। जिसका नाम निकला तो पहले निकल गया कि कौन नहीं होंगे, तो अभिषेक सिंघवी नहीं होंगे। अब बाद में अभिषेक हम्म। सिंघवी ने इसको चुनौती भी दी कि पहले ये निकलना चाहिए कि कौन होगा। तो जी। पहले ये निकला कि कौन नहीं होगा, तो लॉटरी से हारे थे। उसके बाद राहुल गांधी ने रेवंत रेड्डी को फोन करके कहा था कि हम नहीं जानते हैं कि कैसे करोगे, लेकिन हम्म। अभिषेक सिंघवी को राज्यसभा में ले आना है।
जी। जिसका भी इस्तीफा कराना है कराओ, जैसे करना है वैसे करो। तो उस समय अनिल यादव के नाम की चर्चा आई थी कि अनिल यादव छोड़ देंगे और अभिषेक सिंघवी राज्यसभा जाएंगे। हम्म। लेकिन जो रेवंत रेड्डी हैं वो भी अपनी उनकी भी एक पाठशाला रही है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से वो भी आए हैं और तेलंगाना जैसे जी। राज्य के कांग्रेस के हम्म। मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने एक रास्ता निकाला ज्ञानेश्वर जी। और हम्म। उन्होंने मुख्य विपक्षी पार्टी बीआरएस के एक एमपी को बुलाया, राज्यसभा सांसद को, और हम्म। कहा कि आप इस्तीफा दे दो, आप जो चाहोगे सो हम आपको देंगे। आप अच्छा। इस्तीफा कर दो और हम हम्म। आपको राज्य सरकार में मंत्री का दर्जा देंगे, आगे जब विधानसभा का चुनाव आएगा या लोकसभा का जो कहोगे टिकट देंगे, परिवार में जिसको जो चाहोगे सो देंगे, आप राज्यसभा छोड़ दो। हम्म। तो चंद्रशेखर राव की पार्टी के एक एमपी ने, जिनका 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ था, उन्होंने राज्यसभा छोड़ दी और उस हम्म। सीट से रेवंत रेड्डी ने अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेज दिया। जी। तो ये क्या ऐसा कोई रास्ता देख रहे हैं सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा के पास? कोई ऐसी चीज है कि ये मुख्य हो सकता विपक्षी है, ये पार्टी? हो सकता है, ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है। हाँ, और वही अजीत कह जी, रहे। आपको राज्यसभा और विधान परिषद में आपने देखा ही कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन ही रद्द हो गया। बिल्कुल, नामांकन ही बताइए। रद्द हो गया। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हम इसमें कोई दखल नहीं देंगे, उनका वहां सुप्रीम बिल्कुल। कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। तो जी। एक दिन और हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि विधानसभा में और विधान परिषद में दोनों जगह नेता प्रतिपक्ष का पद छीनना है आरजेडी से। तो क्या जी। ऐसा हो सकता है कि विधान परिषद का कोई आरजेडी का सदस्य इस्तीफा दे दे? हम्म। कोई बड़ी बात नहीं होगी ज्ञानेश्वर जी, कोई बड़ी बात नहीं होगी। राज्य सरकार के लिए 1 मिनट का काम है। उनको बिल्कुल। राज्य मंत्री का कोई भी दर्जा ऑफर किया जा सकता है कि भाई आप एमएलसी छोड़ दीजिए, आपको राज्य मंत्री बना दिया जाएगा। हम्म। कुछ कोई भी पद देकर के राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया जाएगा और आगे जब चुनाव होगा तो उनको टिकट मिलेगा। तो ऐसा कोई कमिटमेंट करके, जो ये एक रास्ता जो हम, जब से ये बात हुई है हमारी और ये कहा गया, जब आपने भी कहा कि सम्राट चौधरी बहुत हैं कि मंत्री बने रहेंगे, और जी। उपेंद्र जी ने भी कहा कि मंत्री बने रहेंगे, बेटा उनका मंत्री पद छोड़ेगा नहीं, उपेंद्र जी ने भी कहा कि हम्म। कोई रास्ता निकल जाएगा। तो बिल्कुल। फिर तब से हम सोच रहे थे कि क्या रास्ता हो सकता है। तो यही रास्ता है ज्ञानेश्वर जी की इस्तीफा करा दीजिए किसी आरजेडी का, किसी मतलब अपोजिशन का किसी एक एमएलसी से इस्तीफा करा दीजिए, उसको कहीं मंत्री पद दे दीजिए और वहां से ले लीजिए उच्च सदन में बिल्कुल। दीपक प्रकाश बिल्कुल। को और बने रहे। तो इस तरह का हम्म। कोई ना कोई रास्ता निकलना है, इसीलिए ये मामला ड्रैग हो रहा है, नहीं तो ये अब तक इस्तीफा हो गया रहता। जी, तो देखिए दीपक प्रकाश का मसला, और सम्राट चौधरी ने आज फिर कह दिया, शराबबंदी तो कभी खत्म नहीं। उन्होंने कहा देखिए मेरे दुश्मन पीने वालों से ज्यादा पिलाने वाले हैं, मतलब धंधा करने वाले। पुलिस वालों की चमड़ी मोटी हो गई है, उनका भी इलाज किया जाना है। लेकिन शराबबंदी इसलिए खत्म नहीं हो सकती है क्योंकि यह बिहार की जनभावना से जुड़ा मसला है। और कोई भी राजनेता, वह कह रहे थे, मेरे बाद भी यदि कोई आएगा तो वह भी इतना साहस नहीं करेगा कि वह शराबबंदी खत्म कर दे। और यह कतई संभव नहीं है कि होटल में, क्लब में, देखिए अनौपचारिक बातचीत में भी उन्होंने कहा कि जैसे ही यह होगा, अमीर गरीब का सवाल पैदा हो जाएगा। राम और रम की बात नहीं हो सकती है बिहार में, और हमें इसके लिए दूसरे रास्ते। तो शराबबंदी तो नहीं खत्म होने जा रही है, यह फिर से सम्राट कह रहे हैं। अब इसके परिणाम, उन्हें यह भी चिंता है कि बिहार में निवेश लाने हैं। उन्होंने कहा नवंबर 2026 तक, मतलब एनडीए सरकार के 1 साल पूरे होने पर, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी सरकार के 1 साल पूरे होने पर 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश लाने ही लाने हैं। और इसके लिए उपाय किए जा रहे हैं। दिल्ली की यात्राएं हो रही है, प्रधानमंत्री से मदद मांगी जा रही है, लेकिन शराबबंदी खत्म नहीं होगी। तो यह तो बिल्कुल साफ हो गया कि बिहार में शराबबंदी खत्म नहीं होने जा रही है। यह बड़ा फैसला। देखिए ज्ञानेश्वर जी, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं और हम लोग, हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है इसमें कि कोई भी इस प्रोहिबिशन का मामला ज्ञानेश्वर जी कभी भी बहुत सफल नहीं होता है। प्रोहिबिशन कभी भी बिल्कुल। सफल नहीं, बिल्कुल। किसी भी चीज का। हम्म। आप पोर्न पर पाबंदी लगा दी, लोग नहीं देखते हैं क्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अश्लील वीडियो और अश्लील सामग्री हिंदुस्तान में देखी जाती है, जहां जी। पाबंदी लगाई गई है सबसे ज्यादा। हम्म। सट्टेबाजी, जुआ खेलना, ये सब बंद है क्या? नहीं खेला जाता है। आपने बिल्कुल। जिन चीजों पर पाबंदी लगाई है, बाद में तो ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार ने टैक्स लगा करके बहुत पैसा कमाना शुरू कर दिया ना। तो हम्म। आप जिस चीज को पाबंदी लगाएंगे, प्रोहिबिशन करेंगे, उसका दूसरा कारोबार होगा, उसकी पैरेलल इकोनॉमी बनेगी, ब्लैक मनी की इकोनॉमी बनेगी, आप उसको रोक नहीं सकते। दुनिया की हम्म। कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। इसलिए हम्म। हमेशा सबसे अच्छा रास्ता ये हो सकता है, होता है कि प्रोहिबिशन के बजाय आप रेगुलेटेड उसकी मंजूरी दें। आप बिल्कुल। किसी भी चीज को रेगुलेट करके चलाएं, किसी भी चीज को। हम्म। आप गन को रेगुलेट करते हैं ना, जी। सरकार को रेगुलेट करते हैं ना कि भाई लाइसेंस हम्म। लेना होगा, लाइसेंस पर ही आपको उसकी गोलियां मिलेंगी और आपको हर रिन्यूअल कराना होगा, कितनी गोली कहाँ चलाई इसका हिसाब देना होगा। तो आप रेगुलेट हम्म। करते हैं ना, किसी को पिस्तौल का, राइफल का, बंदूक का लाइसेंस देते हैं तो रेगुलेट करते हैं। तो बिल्कुल। आप अगर आज पाबंदी लगा दें तो आप देखिए हम्म। कि अभी से ज्यादा कारोबार हथियार का होने लगेगा।
आप जिस जी। दिन पाबंदी लगाएंगे उस दिन उसका ज्यादा बड़ा कारोबार शुरू हो जाएगा। अरे ना, जिस मुंगेर जिले से सम्राट चौधरी आते हैं, देखिए देश दुनिया में, मतलब हम विशेषकर भारत की बात करें, यदि कोई वहां वारदात होती है तो कहा जाता है यह मुंगेर मेड पिस्टल था, बिल्कुल। इससे गोलियां चलाई गई। चाहे मुंबई में वारदात हो, वहां भी मुंगेर मेड पिस्टल मिल जाता है। तो हम्म। यदि आप पाबंदी, तो देखिए जो बंद करते हैं, मुंगेर में गन फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोग बेकार हुए, लोग लाचार हुए, जिन्होंने काम सीखा था उनके बच्चे सीखते गए और वो अवैध हथियार बनाने लगे। बिल्कुल, तो जिस चीज पर आप पाबंदी लगाएंगे, एक ऐसे भी ह्यूमन नेचर है कि जिस चीज के लिए आप रोकेंगे उसकी जिज्ञासा कौतूहल ज्यादा होता है उसका। जी। आप रेगुलेट करेंगे, रेगुलेट करके चला सकते हैं। तो हमारा तो हमेशा, हम तो हर तरह के प्रोहिबिशन के खिलाफ है, चाहे किसी भी चीज का हो, हम प्रोहिबिशन के खिलाफ हैं। आप रेगुलेट करके चलाइए उसको। और अगर, या फिर आप इतना दम दिखाइए, इतनी ताकत दिखाइए कि आप लागू कर दीजिए। 100% हम नहीं कह रहे हैं, आप 50% भी शराबबंदी लागू कर दीजिए, बिल्कुल, बिल्कुल। 50% भी लागू कर दीजिए। शराब हुँ। पहले जितनी बिकती थी ज्ञानेश्वर जी, आज भी उतनी ही बिकती है। कोई इस बात को गलत साबित करके दिखाए। यह तो भारत सरकार की रपट में फिर से आया ना कि गाँव में शराब की खपत और ज़्यादा बढ़ गई है। गाँव बढ़ गई है। पहले क्या था कि लोग रोड पर पीते थे, अब क्या है, महँगा पी रहे हैं, नकली पी रहे हैं, लेकिन छुप कर पी रहे हैं। बिल्कुल। हैं? यही यही फ़र्क आया और इसके इसके अलावा कोई फ़र्क तो आया नहीं है। और हाँ, तो उन्होंने स्वयं माना कि आजकल बनारस में, बैद्यनाथ धाम में, कुशीनगर में, कोडरमा में नए स्टेशंस बन गए हैं, जहाँ बिहार के लोग जाते हैं और वहाँ समझते ही हैं। जी। बिल्कुल। तो जाते हैं, उधर से आता है, शराब आती है, शराब बिकती है, छोटे-छोटे बच्चे कर रहे हैं, सूखा नशा बढ़ रहा है। ये 10 तरह की समस्या है जिस पर हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। हुँ। तो अगर सरकार ने ये तय किया है, और ये तय करने के पीछे 2 कारण हैं। एक तो जनभावना की जी। बात वो कह ही रहे हैं मुख्यमंत्री। दूसरा ये है कि नीतीश कुमार के प्रति भी एक सम्मान का एक भाव दिखाना है कि नीतीश कुमार ने ये डिसीजन लिया है और वो अपने जीवन का एक बड़ा फैसला इसको मानते हैं, तो इसको लागू रखना है। और दूसरा जो बिल्कुल। जनभावना की बात कही आपने, तो अब इसके बाद 2 काम करने होंगे आप, अगर आप हुँ। लागू करना चाहते हैं। पहला काम तो ये है कि लागू कर रखना चाहते हैं तो सख्ती से लागू करिए। 50% भी इम्प्लीमेंटेशन सख्ती से होना चाहिए। हुँ। शराब आनी बंद होनी चाहिए है, शराब की बिक्री बंद होनी चाहिए है। छोटे-छोटे बच्चे, महिलाएं जो इस काम में लगे हुए हैं, उनको सही रास्ते पर लाया जाना चाहिए है। गाँव में जो कच्ची शराब की फैक्ट्रियां लग रही हैं, जहरीली शराब बिक रही है, उन सब पर पाबंदी लग जानी चाहिए है। ये बंद होना चाहिए, अभी जो चल बिल्कुल। रहा है। ठीक हुँ। है। और दूसरा काम ये करना है, फिर आपको इकोनॉमी को अपने पटरी पर लाने के लिए, गति देने के लिए रेवेन्यू के दूसरे उपाय करने होंगे। अब हुँ। वो कौन सा उपाय होगा? चूंकि एक शराब का जो रेवेन्यू है वो अपने आप में 10-11 हजार, 12 हजार या 15 हजार करोड़ हम लोग मान लें कि वो हो रहा है, लेकिन हुँ। उस पर डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज का जो रेवेन्यू है वो कुल मिलाकर के बड़ा हो जाता है। तो उस बिल्कुल। रेवेन्यू के लिए आप क्या दूसरा उपाय कर सकते हैं? क्या ऑल्टरनेटिव आपके पास उपाय है? हुँ। उस उपाय को आप आजमाइए। देखिए, टूरिज्म फिर जो है वो, अब जैसे शराब अगर नहीं बेचनी है, तो जो एक टूरिज्म आप प्रमोट कर सकते हैं वो तीर्थाटन है। रिलीजियस बिल्कुल। टूरिज्म है जिसको आप प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने धार्मिक वो जगहों प्रमोट पर जो, किया भी अजीत जी, मैंने आज सीधे तौर पर कहा कि देखिए सम्राट चौधरी जी, ऐसा है कि आपके पास भगवान ने एक अवसर दिया है। गया जी, पहले तो हम लोग गया ही कहते थे, दूसरे बिल्कुल, प्रांतों के लोग, दूसरे देश के लोग गया जी कहते थे। कि प्रयागराज का उदाहरण लीजिए, इलाहाबाद देखिए कैसे उसने कुंभ तो 12 साल में, 24 साल में, 44 साल में, पता नहीं कितने-कितने साल में आते हैं, लेकिन आपको हर साल एक अवसर मिलता है गया जी में पितृपक्ष मेला। आप 25,000 करोड़ रुपए तो कमा ही सकते हैं। सम्राट चौधरी ने भी माना कि हाँ, देखिए इस दिशा में प्रयास किया जाना है और यह बड़ा अवसर है, इसे हम कर सकते हैं। तो टूरिज्म की जो बात आप, उन्होंने यह भी कहा कि हम बिहार के हर जिले को कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हर जिले में एयरपोर्ट तो संभव नहीं है, लेकिन एयर स्ट्रिप, हेलीकॉप्टर, रास्ते में अच्छे ढाबा जहाँ साफ-सुथरा खाना मिले, जो लोग जाना चाहते हैं। तो वह तमाम बातें उन्होंने कही और आज यह भी दिखाई पड़ा कि वह राजगीर से पहले मुंगेर का नाम लेने लगे हैं। क्योंकि जब डिफेंस कॉरिडोर्स की बात हुई, डिफेंस एकेडमी की बात हुई, तो मुंगेर की बात अब सम्राट चौधरी ने शुरू कर दी है। ठीक बात है। तो नीतीश कुमार राजगीर की बात करते थे, नालंदा की बात करते थे, लालू यादव छपरा की बात करते थे, सम्राट चौधरी मुंगेर की बात करेंगे, तो ये बड़ा स्वाभाविक है। जी। जो जो पर्यटन हम लोगों के यहाँ जो विकसित हो सकता है हुँ। बिना शराब के, भाई चूंकि जी। जो प्लेजर के लिए जाएगा, जो प्लेजर ट्रिप पर जाएगा, उसको शराब की जरूरत होती है। बिल्कुल। प्लेजर ट्रिप नहीं है, रिलीजियस ट्रिप पर जा रहा है, तो वो बिना शराब के होगा। तो उसके लिए हुँ। आपको तीर्थाटन को प्रमोट करना है। हुँ। अब आप एक सिंपल एक आंकड़ा, 2 आंकड़े देखिए ज्ञानेश्वर जी। 2 साल में 22 जनवरी 2024 को
अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और 2 साल में 10 करोड़ लोग गए हैं वहां, 10 करोड़ हम्म, लोग। अब आप सोचिए, बिल्कुल 10 करोड़ आदमी गए। और बिल्कुल। पिछले 4 साल में वाराणसी में कॉरिडोर बनने के बाद 26 करोड़ लोग गए हैं वहां दर्शन कर। हम्म तो ये कितनी बड़ी इकोनॉमी चल रही है। और ये रिलीजियस टूरिज्म की बात कर, हर साल हम्म सोमनाथ में कितने लाख करोड़ लोग जाते हैं, कितने लाख या कितने करोड़, ये अभी आंकड़ा हमारे पास नहीं है, लेकिन वो भी बड़ी संख्या है। हम्म। साउथ में तो लोग जाते ही हैं, तिरुपति के नहीं, अभी मंदिर भी हो या, जम्मू जम्मू कश्मीर में देखिए ना, पूरे जम्मू हाँ, कश्मीर में वैष्णो, शराब मिलती बिल्कुल है। लेकिन कटरा में पहुंचने के लिए, कटरा जाने के लिए आपको शराब नहीं ले जाना है। शराब और मीट मुर्गा वहां नहीं, बिल्कुल प्रतिबंधित है। और साल में कितने करोड़ लोग जाते हैं और वहां शराब पीने का नाम नहीं लेते हैं। तो आप इस तरीके से रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा दे दीजिए, तो शराबबंदी के बाद भी आपको राजस्व मिलेगा। बिल्कुल फिर हम कहते हैं कि देखिए, जिम कॉर्बेट में टाइगर दिखेगा कि नहीं दिखेगा कोई हाँ, नहीं जानता है, लेकिन वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बिल्कुल दिखेगा। जरूर दिखता है। लेकिन वहां कौन जा रहे हैं? वहां मूंगफली खाने वाले लोग जा रहे हैं, भूंजा खाने वाले लोग जा रहे हैं। जिम कॉर्बेट की तरह शादियां नहीं हो रही है, जिम कॉर्बेट की तरह इवेंट्स नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वहां सुविधाएं नहीं है। और वहां लोग इस तरीके से अपने को तैयार नहीं कर पाए हैं कि मेजबानी कैसे की जाती है, और जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनका दिल कैसे जीता जाता है कि वह दोबारा आए और तिबारा आए। हाँ, इसके लिए पहले सरकार को व्यवस्था करनी होगी ज्ञानेश्वर जी। सरकार को अपने जो परमिट है, लाइसेंस है, उनका एक उनकी व्यवस्था एक बनानी होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा उस इलाके में, बिल्कुल। ताकि नदी के दोनों तरफ के लोग आए जाए। मतलब एकदम हम्म सीधे उत्तर प्रदेश के लोग आ सकते हैं, छतौनी पार करना है और इधर वाल्मीकि नगर आना है आपको, नरकटियागंज, और मतलब उस पूरे इलाके का उत्तर प्रदेश के साथ एकदम नजदीकी जुड़ाव है। तो बिहार बिल्कुल। के लोग भी जाएं और उत्तर प्रदेश के लोग भी आए, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। और हम्म वाल्मीकि नगर तो आप टाइगर देखने जाइए, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम देखने जाइए। हम्म। महर्षि वाल्मीकि की रचना भूमि है वो। महर्षि वाल्मीकि ने पहला छंद, पहली रचना लिखी गई किसी भी भाषा की, वो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी, वहीं लिखी। बिल्कुल। सीता की शरण स्थली है, लौह कुश की जन्म स्थली है। आप उस वहां तो इतना धार्मिक टूरिज्म आप प्रमोट कर सकते हैं वाल्मीकि हम्म नगर में। तो आप ये करिए जो प्लेजर ट्रिप से अलग हो और धार्मिक जो तीर्थाटन का हो उसको प्रमोट करिए। तो शराब आप नहीं चालू कर रहे हैं, तो ये दो उपाय हैं। पहला तो नहीं चालू करना है तो लागू करिए प्रोहिबिशन को सख्ती से, और दूसरा रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करिए ताकि आपके रेवेन्यू आने का सोर्स, चूंकि वो बढ़े। वो बिल्कुल। रेवेन्यू नहीं आएगा तो ये नहीं बढ़ेगा। तो ये दो जी। काम कर देने होंगे। रेवेन्यू का सोर्स आपको ये किस तरह से रिलीजियस टूरिज्म से बढ़ाना होगा ज्ञानेश्वर जी। हम्म। ये बढ़ जाए तो जो भरपाई है वो हो जाएगी। हालांकि हम मतलब हमारा अभी मानना है कि चालू हो जाए तो एक अलग रेवेन्यू का सोर्स आपके पास होगा। बिल्कुल हॉस्पिटैलिटी बिल्कुल। इंडस्ट्री का अलग होगा। आप हम्म सेमिनार के लिए और दूसरे बिजनेस ट्रिप के लिए भी जो लोग आते हैं उनकी भी संख्या बढ़ेगी। वो सब चीजें भी अपनी है, हम्म लेकिन वो नहीं करना है तो कम से कम ये करिए, रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करिए। कॉरिडोर बनाइए ना। कॉरिडोर बनाने का मतलब है कि आप वहां थोड़ा खुलापन ले आइए। कुछ उसके लिए आपको अलोकप्रिय फैसले करने होंगे, जैसे बिल्कुल। बनारस में नरेंद्र मोदी के समय हुआ, या राज्य सरकार को लेकर के भी काफी उसमें आलोचना हुई कि मंदिर भी तोड़े गए छोटे छोटे, और मकाने टूटी, दुकान टूटे, और कॉरिडोर बना, भव्यता वहां ले आइए तो फिर ये सब चीजें बनती है। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है ज्ञानेश्वर जी, कि सिर्फ सरकार करेगी उससे नहीं होगा, सरकार हम्म। ब्रांडिंग कराएगी उससे भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी बिल्कुल। भी लिमिटेशंस हैं। हम आप देखिए कितने रील्स बनते हैं अयोध्या जी को लेकर के और वाराणसी को लेकर के, सोमनाथ को लेकर के। हजारों लाखों लोग रील्स बनाते हैं और लोग उन जी। रील्स को देख करके प्रेरित होते हैं वहां जाने के लिए। हम्म। तो बिहार सरकार ये काम शुरू करा सकती है कि रील्स और सोशल मीडिया मीडिया इनमें प्रमोट कराए इंडिविजुअल लोगों से, सरकार के बिल्कुल। अपने सोर्सेस से नहीं, सरकार का पीआरडी से हम्म नहीं, हम्म इंडिपेंडेंट सोर्सेज से प्रमोट कराए कि लोग गए वहां से लोग वीडियो डालें। हम्म। आप ये मॉडल जो है प्रशांत किशोर से सीखने की जरूरत है। प्रशांत किशोर ने लोगों को हायर किया था ना कि भाई बिल्कुल हम बिल्कुल। अपना वीडियो आपको देंगे, आप वो हम्म। वीडियो दिखाइए, उससे जो आमदनी होगी वो आपकी होगी, और पर वीडियो हम आपको ये पैसा भी देंगे। एक बिल्कुल मिनिमम अमाउंट। बिल्कुल। बिहार जी। सरकार को तत्काल इस पॉलिसी पर काम करना चाहिए कि हम आपको वो जो सीता झूला है, सीता जी के झूलने का जो वाल्मीकि नगर में झूला है, हम उस झूले की फोटो बनाइए, वीडियो बनाइए, वो वीडियो हम आपको देते हैं, आप चलाइए, जो आमदनी होगी आपकी होगी, और पर वीडियो हम आपको ये पैसा देंगे। आप इधर इस दिशा में सोचने का प्रयास ही नहीं किया गया ना। देखिए, नीतीश कुमार की सरकार में अंतिम दिनों में, नीतीश कुमार तो खैर उनकी सेहत का क्या कहें, डिजिटल मीडिया पॉलिसी बनी, लेकिन बाबुओं ने इस तरीके से भट्टा बैठा दिया। और अभी भी देखिए, सोमनाथ चौधरी जी का ध्यान इस ओर भी मुखातिब कराना होगा कि वह बिहार के लोगों को उत्प्रेरित नहीं कर रहे हैं। वह बंगलोर की कंपनियों को, जब तक बिहार के लोग जय बिहार कहना नहीं शुरू करेंगे, तब तक बिहार का
कल्याण नहीं हो सकता है। जय बिहार तो पहले बिहार के लोगों को ही करना होगा। तो जो आपने ठीक कहा कि रील्स बनाने होंगे। देखिए, अब पटना में लोग कहते हैं कहाँ जाएं, कहाँ जाएं? देखिए, आज भी पटना में सबसे ज्यादा जो श्रद्धालु आते हैं वो तख्त हरमंदिर साहब में आते हैं। लेकिन पटना सिटी जाना आप तो देखिए मरीन ड्राइव के कारण थोड़ा सा आसान हो गया है। लेकिन यदि सुविधाएं देखिए, आज ऐसे सम्राट चौधरी ने कहा कि भाई हमारी कोशिश है कि बेगूसराय जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, वहां पटना से कम समय में, और कम समय में, आजकल तो 1.5 घंटे ही लग रहे हैं, 2 घंटे लग रहे हैं। इसी तरीके से गया जी पहुंच जाए, मुजफ्फरपुर पहुंच जाए, रैपिड रेल की बात की उन्होंने। तो ये सब बातें उन्होंने की है, लेकिन इसे धरातल पर, और यह भी माना कि नीतीश कुमार के आगे काम करना बहुत कठिन है, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिजली सड़क पानी का काम तो कर ही दिया ना। और जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तो बिहार में गड्ढे थे, जहां पत्थर फेंकते थे वहां बड़ा काम दिखता था। तो आज सम्राट चौधरी ने कहा कि देखिए, बिजली की स्थिति बिहार की जो स्थिति है वह कई राज्यों से बेहतर है। ग्रामीण सड़कों में बिहार कई राज्यों से अव्वल है, लेकिन उन्हें इसके आगे जाना है और यह कठिन भी है। तो इसके साथ ही देखिए, हम लोग संवेदक की चर्चा करेंगे। सम्राट चौधरी ने आज माना, माइक पर कहा, लालू यादव बड़े नेता है, बहुत बड़े नेता है, लेकिन उन्हें अपना दिल भी बड़ा करना चाहिए। बात बंगला खाली करने को लेकर हुई। सम्राट चौधरी ने कहा कि देखिए, फैसला तो नीतीश कुमार की सरकार में ही हुआ था, लेकिन हमारे सरकार में इसे कार्यान्वित किया जा रहा है। तो यह सोचकर हमने फैसला किया ना कि जब हम हटेंगे तो हमें भी छोड़ना होगा। और हम तो कई मिथक को तोड़ रहे हैं। 5 सर्कुलर रोड के बारे में कहा जाता था कि वहां जो डिप्टी सीएम रहे वह कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। मैं रात को सोता नहीं था, दिन भर काम वही करता था। कौटिल्य नगर जो विधायक कॉलोनी है, उसके बारे में कहा जाता था कि वहां जो रहने को चला गया उसकी कोई उन्नति नहीं हुई। तो मैं तो वहीं रहता आया अपने पिताजी के आवास में, लेकिन वहां से उन्नति हुई। तो लालू यादव बड़े नेता है, लेकिन दिल तो बड़ा करे। अब इस पर क्या कहें, हम लोग तो इस पर लेकिन एक अपना और स्टैंड बहुत लेकिन क्लियर एक कर और ही चुके हैं। पॉलिटिकल चर्चा है जी, जिसमें पटना में चर्चा ये है कि इस बहाने सम्राट चौधरी ने लालू परिवार में विभाजन करा दिया। अब यह राजनीतिक चाल है, सोची समझी चाल है, क्योंकि खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव एक पोलो रोड में जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्हें आवंटित है वहां रहने जा रहे हैं, और लालू यादव और राबड़ी देवी कौटिल्य नगर जो विधायक कॉलोनी है वहां रहने जा रहे हैं, अपने सरकारी आवास को छोड़कर। तो इसका मतलब पिता पुत्र तो अलग हो गए। पिता पुत्र अलग हो गए। वो लालू यादव जिन्होंने राजद पार्टी की स्थापना की, जो राजद के सुप्रीमो, वैसे ही हम लोग कह रहे हैं आजकल कि तेजस्वी यादव मालिक हो गए। तो यदि यह दूरी बनवा दी सम्राट चौधरी ने इस फैसले से, तो यहाँ तो रणनीतिक जीत हो गई। देखिए, ये सब अभी अभी अनफोल्ड होगा पूरा ड्रामा, और तमाम राजनीतिक असर का हम लोग आकलन करेंगे ज्ञानेश्वर जी। एक तो जो हम लोग पहले कर चुके हैं आकलन, कि जो यादव समाज है वो एक तरह से इस मामले में लालू यादव के परिवार के प्रति सहानुभूति के बिल्कुल। तौर पर सोच रहा है। कोई ये नहीं, ये कहने वाले हमको सोशल मीडिया में भी बहुत कम मिले हैं जो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है कि बंगला खाली कराया जा रहा है। बीजेपी का हार्डकोर कह रहा होगा, वो हम नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि क्यों, क्या जरूरत है खाली कराने की। दो पूर्व बिल्कुल। मुख्यमंत्री अगर एक बिल्कुल। जगह रह रहे हैं तो इसमें ऐसी क्या बात है कि आप उनसे खाली करा रहे हैं। तो हम्म। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि आप हम्म। लोग इस बात को, इस नैरेटिव को या इस खबर को लालू यादव के परिवार के सहानुभूति की तरह देख रहे हैं। तो ये हम्म। अपने आप में उनके लिए बड़ी बात है। परिवार अलग हो जाएगा, डिसीजन तो देखिए अभी तेजस्वी यादव ही कर रहे हैं, सब चीज सारी चीजें तेजस्वी यादव ही कर रहे हैं। तो अब वो दूरी और बढ़ जाएगी हो सकता है, चूंकि अब बड़ा घर था तो मीसा भारती भी आती थी तो वहीं रहती थी, दूसरी बहनें भी वहां आती थी तो रहती थी, माँ बाप वहां रहते हैं, तो एक संयुक्त परिवार का एक मामला था वहां। वो हो सकता है कि अब चीजें बदल जाएं, उसका क्या राजनीतिक असर होगा ये भी हम लोग देखेंगे। लेकिन ये जो आपने पहले कहा कि लालू जो यादव को बड़ा नेता माना। हाँ, उन्होंने बड़ा नेता माना, और जिंक्स जी। तोड़ने वाली बात है, ये अच्छी बात है। नेता को किसी तरह के टोटके में कैद नहीं रहना चाहिए। हम्म। जिंक्स तोड़िए, जैसे योगी आदित्यनाथ ने जिंक्स तोड़ा। पहले लोग कहते थे कि जो नोएडा आ जाएगा मुख्यमंत्री रहते हुए वो तो अगली बार नहीं आएगा, उसका पद समाप्त हो जाएगा। तो अब ये जिंक्स किस डर से, कोई जाता ही नहीं था नोएडा मुख्यमंत्री रहते। अखिलेश यादव नहीं गया मुख्यमंत्री रहते हुए नोएडा, और मायावती नहीं गई। जी। लेकिन योगी आदित्यनाथ गए, अपने पहले ही कार्यकाल में गए और दोबारा भी फिर जीत करके आए।
तो ये टोटके होते हैं, इन टोटकों की को नेता को नहीं मानना चाहिए। नेता को अपनी तरफ से, जो नेहरू जी हमेशा कहा करते थे ज्ञानेश्वर जी, और हम इस बात को फॉलो करते हैं कि वैज्ञानिकता का प्रसार करिए, साइंटिफिक बिल्कुल। टेम्पर का प्रयास करिए, जनता के बीच में वैज्ञानिक चेतना का प्रयास करिए कि लोग वैज्ञानिक तरीके से सोचे। ये टोटके हम्म। हैं कि इस घर में रहा तो नहीं आगे बढ़ा, उस फ्लैट में रहा तो नहीं आगे बढ़ा, वो तोड़ रहे हैं तो अच्छी बात है, जिंक्स टूटने चाहिए। चलिए, जिंक सूटे चाहिए। अब आइए संवेदकों की बात उन्होंने फिर कही कि देखिए 50 करोड़ के ठेकों में बिहार के संवेदकों को प्राथमिकता मिलेगी, और यदि बाहर वाले L1 L2 हो गए हैं, बाहर वाले L1 L2 हो गए हैं और L3 बिहार वाले हैं, तो यदि बिहार वाले L3 जो हैं, यदि वह L1 के रेट पर काम करने को तैयार हैं, तो उन्हें बिहार वाले को ही काम मिलेगा। और दूसरी बात, ठेकेदारों को जो भुगतान में परेशानी हो रही है, उस परेशानी का हल जल्दी निकल जाएगा। बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, और हम लोग जब इकोनॉमी की चर्चा कर रहे थे तो पता नहीं सरकार में लोग कैसे इस बात को ले रहे हैं, लेकिन वो आईना दिखाने की बात थी, और उसमें हम लोगों ने कहा था कि ये कोई इमरजेंसी की स्थिति नहीं है। जो जो तेजस्वी जी। यादव कह रहे हैं कि इकोनॉमी कोई कोलैप्स नहीं होने जा रही है, इमरजेंसी हम्म। की स्थिति नहीं है, दबाव है, इकोनॉमी के ऊपर दबाव है। तो ये हम्म। दबाव तो है ही इकोनॉमी के ऊपर, उस दबाव से कैसे निकलेंगे आप, अब हम लोग को नहीं पता है। लेकिन नीति आयोग की बैठक थी बिहार की तरफ से, क्या नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में रखा गया है? हम्म। मुख्यमंत्री ने निश्चित रूप से रखा होगा। कुछ बड़ा मामला होता है, हर स्टेट को अपनी जो शिकायत होती है, अपनी जो जरूरत होती है बतानी होती है। जैसे हम्म। विजय ने, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई नीट की परीक्षा मत कराइए, हम नीट की परीक्षा का विरोध करते हैं। आप हम्म। तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले की इजाजत हमको दीजिए कि हम अपने 12th के मार्क्स के आधार पर हम जैसे पहले करते थे वैसे करें। तो हम्म। हर स्टेट अपना कहता है, बिहार ने भी निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कहा होगा। असली चीज है कि नीति आयोग आपकी बातों से कन्विंस हो और आगे सरकार हम्म। को वो प्रपोजल जाए, तो ये उपाय करने होंगे। और इकोनॉमिक दबाव में है, मतलब इमरजेंसी नहीं है, कोलैप्स नहीं हो रही है, लेकिन दबाव में है, उसके लिए रेवेन्यू आपको बढ़ाने होंगे। और ये हमने उस दिन भी कहा था कि जब संवेदकों को आप पैसा देंगे तो वो पैसा अल्टीमेटली घूम करके मार्केट में आएगा, बिल्कुल। इकोनॉमी में ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो जा जी। करके बंद हो जाएगा, जाम हो जाएगा। तो वो दे देना चाहिए। और ये जो बात है ठेकेदारों को दे ठेका मतलब L3 भी हो देने का, ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम्म। L3 भी है, और अगर वो बिहार का है, आप उसको L1 के रेट पर काम करने को तैयार हो जाएगा तो दे दीजिए, दे दीजिए। उसमें अगर कम के रेट कम का अगर ठेका है, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़ का, तो ऐसी कंपनी को दीजिए जो स्टार्टअप टाइप की कंपनी हो, हम्म। अच्छा पढ़ा लिखा इंजीनियरिंग की डिग्री रखने वाला कोई व्यक्ति अपना उद्यम शुरू करने वाला हो, ऐसे लोगों को आप दीजिए, प्रमोट करिए ऐसे लोगों को। नए इंटरप्राइजिंग स्किल वाले लोगों को प्रमोट करिए, फिर वो कोई नया काम भी करेंगे। एक बार उनके पास पैसा बिल्कुल। आने लगेगा, पूंजी आने लगेगी, तो फिर वो नया काम भी करेंगे। इसको एक हम्म। अवसर बनाइए, ये अच्छी पॉलिसी भी ठीक है, और इसको इंप्लीमेंट अगर ठीक ढंग से किया जाए तो आप देखिएगा ज्ञानेश्वर जी, आने वाले दिनों में बिहार में लखपति, करोड़पति ठेकेदारों की और युवाओं की एक फौज तैयार होगी, और जब उनके पास पैसा आएगा तो वो नए काम भी करेंगे। दो और जरूरी बातें उन्होंने कही कि देखिए ईज ऑफ डूइंग की बात होती है। उन्होंने कहा कि देखिए हमने जो सहयोग कार्यक्रम है उसमें तो यह तय कर ही दिया कि 30 दिन में जिनकी शिकायत आ गई है उनके काम यदि 30 दिन में नहीं होंगे तो 31वें दिन वह अधिकारी सस्पेंड होगा। और पहला मंगलवार और तीसरा मंगलवार सहयोग कार्यक्रम सभी जिलों में और सभी तय जगहों पर लग रहे हैं। और दूसरी बात, जो उद्योगों को लेकर जो 32-33 लाइसेंस होते हैं जिसमें अधिकारियों की लाल फीताशाही चलती है, वह भी यदि 30 दिनों में नहीं हुए तो 31वां दिन यह मान लिया जाएगा कि जो आवेदक हैं उन्हें सभी प्रकार के लाइसेंस मिल गए। तो यह उद्योग की बात हुई और ईज ऑफ डूइंग की बात हुई। इसके अलावा जो हम लोग बार बार कहते हैं कि शिक्षा, उन्होंने माना और उन्होंने कहा कि हाँ स्कूलों को हम सुधारेंगे। फिर यह सलाह दी गई कि पटना के 5-6 स्कूल ही ले लीजिए, पटना कॉलेजिएट, पटना हाई स्कूल, मिलर स्कूल, बांकीपुर गर्ल्स स्कूल, इतने सारे स्कूल ही यदि सुधर जाएं तो फिर बिहार के जो दूसरे जिले हैं वह रास्ता देखने लगेंगे कि जब वह ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस दिशा में हम काम कर रहे हैं और अन्य संस्थाओं से भी मदद लेने की अपील कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और पीपीपी मॉडल पर भी बहुत कुछ करने जा रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले कहा था कि आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बुलाइए शिक्षा में। जी। आएगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, उसको फैसिलिटी दीजिए, आप उसके साथ मिलकर के शिक्षा के सुधार के लिए काम करिए। और ये पटना के 5-6 स्कूल हैं, हर जिले के जो सबसे अच्छे स्कूल थे, 2-4-5 जिनकी हिस्ट्री रही है, उन तमाम स्कूलों का कायाकल्प किया जाता है, बहुत किया जा सकता है, बहुत आसानी से। आप बिल्कुल। पुराने मॉडल पर स्कूलों को, पुराने मॉडल पर ज्ञानेश्वर जी, पुराना मॉडल क्या था, हम अपने जिला स्कूल का पुराना मॉडल बताते हैं कि बिल्डिंग थी,
उसके आगे इतना बड़ा मैदान था, उसके पीछे हम्म, इतना बड़ा मैदान था फुटबॉल और कई दूसरे खेल होने के लिए, उसके बाद हॉस्टल की बिल्डिंग थी और एक तरफ से प्रिंसिपल का क्वार्टर था, दूसरे शिक्षकों के क्वार्टर बने हुए थे, वाइस प्रिंसिपल का क्वार्टर बना हुआ था, ये सब एक कैंपस में था। वो बिल्कुल। कैंपस अभी भी इंटैक्ट है, वहां हॉस्टल में केंद्रीय विश्वविद्यालय चल रहा है, उसको हम्म, हटवाइए जल्दी से जल्दी, बिल्डिंग बना करके उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय जहां है वहां जाए और उसको रिवाइव करिए, उस हॉस्टल को रिवाइव करिए और शिक्षकों के जो क्वार्टर्स बने हुए उसको रिवाइव करिए, अच्छे पैकेज की घोषणा करिए और बढ़िया शिक्षक बुलाइए, बढ़िया प्रिंसिपल ले आइए, उस स्कूल को रिवाइव कराइए। हर बिल्कुल। जिले में ऐसे 2-3 स्कूल्स हैं जिनको आप रिवाइव करा सकते हैं, अपने आप चीजें ठीक होने लगेंगी। हम्म, मॉडल बना करके आपको दिखाना होगा, जैसे आप दिखाएंगे वैसी चीजें ठीक होने लगेंगी। आज किस हम्म, वजह से जो अच्छे जगह से कोई प्रिंसिपल छोड़ के क्यों नहीं जाना चाहता है? हमारे मित्र अभी बरौनी में केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल है, जो रिफाइनरी का प्रिंसिपल, देखिए सारी जी, चीजें कैंपस में, प्रिंसिपल का हम्म, आवास है, वाइस प्रिंसिपल है, दूसरे शिक्षक हैं, बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स का विस्तार हो रहा है, लगातार पैसे आ रहे, तो केंद्रीय विद्यालय कैसे चल रहा है? उसी मॉडल बिल्कुल, पर बिहार सरकार के विद्यालय कैसे नहीं चल सकते हैं? नवोदय का विद्यालय क्यों नहीं चल सकता है? उस नवोदय का जैसे चल रहा है बिहार के स्कूल, वैसे क्यों नहीं चल सकते हैं? तो बिल्कुल, आपको सिर्फ एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। हम बार बार इस बात को कहते हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। पैसा तो आ जाएगा ज्ञानेश्वर जी, पैसा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा और इस चीज के लिए अगर आप कर्ज लेकर के भी करते हैं तो बिहार ऋणी रहेगा इस बात का कि आपने स्कूलों में आपने 35 साल की जो 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 समय का पहिया उल्टा घूम रहा था उसको आपने सीधा चलाना शुरू किया है। 1990 से बिहार में शिक्षा का पहिया उल्टा घूम रहा है, लालू यादव के आने के बिल्कुल, दिन से, और नीतीश हम्म, कुमार के आने के बाद भी उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। सम्राट चौधरी अगर करें, पूरा बिहार उनका ऋणी रहेगा, आने वाली पीढ़ियां ऋणी रहेगी अगर वो इस चीज को ठीक करते हैं तो। शिक्षा को, अब आपने जहां बिल्कुल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कही, हमने तमाम प्रोपोजल्स पढ़े, पहले भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स आए थे तो हमने पढ़े थे उसको, लेकिन 2 दिन पहले बिहार के यहाँ दिल्ली के अखबारों में पूरे पेज का विज्ञापन बिहार सरकार का छपा था, जिसमें हम्म, वो तमाम उद्योगों को लेकर के ही इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने के लिए वो विज्ञापन था। उसमें ईज ऑफ डूइंग के और तमाम जो ये अपने लाइसेंस परमिट को लेकर के जो पॉलिसी चेंज होनी है उनके बारे में वो डिटेल्स दिया गया था। हमको पढ़ के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे हम्म, अच्छे उसमें प्रोविजन है, लेकिन आपको इंप्लीमेंट करना होगा। एक तो भरोसा दिलाना होगा कि हम जो कह रहे हैं ये लागू होगा। 30 दिन में परमिशन नहीं मिली तो परमिशन मिला हुआ मान लिया जाएगा, लेकिन आप कल्पना करिए ज्ञानेश्वर जी, हम जाए कोई उद्योग लगाने, आप आए, अगर हम लोग तो मान लीजिए अभी हम लोग का तो एक ही उद्योग सीखे 30-35 साल 40 साल में बिल्कुल, जो आज हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जी, जिसको करना है अगर वो पहुंचे वहां और वो अप्लाई करे, 30 दिन में नहीं परमिशन मिले, तो क्या वो हिम्मत कर सकता है लगाने की? नहीं, उसको बिल्कुल, हमेशा इस बात का डर घेरे रहेगा कि हम लगा लेंगे तो कोई इंस्पेक्टर आ जाएगा, कोई बिल्कुल, कर्मचारी आ जाएगा, कोई आके घूस मांगने लगेगा, कोई आके ताला लगाने लगेगा। ये आप कैसे भरोसा दिलाएंगे? आपने कह हम्म, दिया कि हो गया, मान लिया गया, अब उसके 30 लाइसेंस मान लिए गए कि 30वें दिन उसके 32 लाइसेंस ग्रांट हो गए और उसने हम्म, फैक्ट्री लगानी शुरू की और उसके बाद उस 32 डिपार्टमेंट के लोग आने शुरू हो गए उसके यहाँ, फिर उसको कौन रोकेगा? तो ये बिल्कुल, सबसे पहली बात है, भरोसा दिलाना। पूंजी हम्म, को सबसे ज्यादा संवेदनशील चीज है, पूंजी कोई ऐसे नहीं लगाता है, बड़ा बड़ा जोखिम का काम होता है पूंजी लगाना, उसको जी, भरोसा दिलाना। हम्म, भरोसा दिलाइए और उसको ले आइए, भरोसा दिलाइएगा। आप इंडिविजुअल अपना भाई शाहनवाज हुसैन ने तो इंडिविजुअल भरोसा दिलाया था ना, अपना निजी भरोसा दिलाया बिल्कुल, था, निजी संबंधों का बिल्कुल, इस्तेमाल किया। जरूरत बिल्कुल, पड़े तो मुख्यमंत्री को यह भी करना चाहिए है, प्रधानमंत्री से मिल करके, भारत सरकार के मंत्रियों से मिल करके तो पैसा ले ही जाना चाहिए। वो सबसे आसान इन्वेस्टमेंट है ज्ञानेश्वर जी। अभी प्राइवेट बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट आएगा, प्राइवेट इंडस्ट्रीज आएंगी, उसके पहले सरकार की योजनाओं का पैसा आप ले जाना शुरू करिए तो चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। तब चीजें बदलनी शुरू हो जाएगी। तो सम्राट चौधरी ने जो आज संवाद रखा था मीडिया के साथ, उसमें क्या बातें हुई, हमने और भी वीडियो किए हैं, तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।